गुड मॉर्निंग। आज अपन एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है ब्रेन एब्सेस। एब्सेस आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि एब्सेस का मीनिंग क्या है। एब्सेस किसी मटेरियल का जमा होना या पस फॉर्मेशन जो हो जाता है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, एब्सेस बोला है उसको। ठीक है, अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी की अगर अपन बात करें तो एब्सेस का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का पस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उसको अपन ने क्या नाम दिया है, एब्सेस। यहाँ पे बात हो रही है ब्रेन एब्सेस की। तो जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, पस फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ब्रेन के टिश्यूज में। ठीक है, टिश्यूज ऑफ ब्रेन में अगर पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको अपन ने क्या नाम दिया है, उसको अपन ने नाम दिया है ब्रेन एब्सेस। ठीक है, दूसरी अगर अपन बात करें इसकी कॉमन साइट की, तो ब्रेन में भी जो अपना फ्रंटल लोब होता है, ब्रेन में भी जो अपना फ्रंटल लोब होता है, दैट इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर दिस इन्फेक्शियस मटेरियल। ठीक है, अगर कोई इन्फेक्शियस मटेरियल जिसको अपन ने पस नाम दिया है वो अगर ब्रेन टिश्यूज में फॉर्म हो रहा है तो उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ब्रेन एब्सेस। उसी ब्रेन एब्सेस की कॉमन साइट की अगर अपन बात करें तो वो होती है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है वो मोस्ट कॉमन साइट है ब्रेन एब्सेस की। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, इसकी बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी की। तो इसकी ईटियोलॉजी क्या हो सकती है, जैसा आपको पता चला होगा थोड़ा बहुत कि इसमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है। तो इन्फेक्शन और या पस फॉर्मेशन होता है वो कॉमनली किसकी वजह से होता है, वो कॉमनली मेनली बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो इसका जो अगर पहला अपन ईटियोलॉजी की बात करें तो इसमें पहली ईटियोलॉजी क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया। ठीक है, अगर बैक्टीरिया में भी अपन बात करें तो मोस्ट कॉमन जो होगा दैट इज स्टेफाइलोकोकाई। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट कॉमनली ब्रेन एब्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। ठीक है, तीसरी में अगर बात करूं इसमें ब्रेन एब्सेस की, तो इसमें क्या हो सकता है ईटियोलॉजी में, अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट पर्सन है, आपको पता है इन्फेक्शन किसमें होता है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट बोल दो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स बोल दो, जैसे पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया पहले से हो रखा है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कोई डेंटल इन्फेक्शन है या फिर राइनोसाइनोसाइटिस है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को ब्रेन एब्सेस हो सकता है। तो ये हो गए आपके दो ईटियोलॉजी। तीसरी ईटियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो अगर किसी प्रकार की इंट्राक्रेनियल सर्जरी हुई है पेशेंट को, ठीक है, इंट्राक्रेनियल सर्जरी, तो वो इंट्राक्रेनियल सर्जरी जो है वो भी ब्रेन एब्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, इंट्राक्रेनियल सर्जरी। ठीक है, तो ये होगी इसकी स्वीट सी ईटियोलॉजी। पहला हो गया बैक्टीरिया जिसमें स्टेफाइलोकोकाई हो गया, दूसरा हो गया इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट एडल्ट्स, जैसे कि आपका अगर ओटाइटिस मीडिया का पेशेंट है या फिर राइनोसाइनोसाइटिस का पेशेंट है या फिर किसी प्रकार का कोई डेंटल इन्फेक्शन है, तो वो इसके लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर का काम करता है। अगर किसी प्रकार की कोई इंट्राक्रेनियल सर्जरी हुई है तो वो पेशेंट भी ब्रेन एब्सेस के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है,
तो इसके ट्रांसमिशन की अगर अपन बात करें तो ब्रेन में ट्रांसमिशन कैसे होगा? इसका ट्रांसमिशन जो है यूजुअली किसकी वजह से होता है? यूजुअली हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड माना जाता है इसका, ठीक है, हिमेटोलॉजिकल अपने ब्लड के द्वारा, ठीक है, हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड। अब ये हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड कैसे होगा? ये हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड आपके लंग्स की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके गम्स से हो सकता है, या फिर आपके टंग से हो सकता है, या फिर आपके हार्ट से हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का कोई वुंड हो उससे हो सकता है, या फिर किसी प्रकार का इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो उसके कारण ये हो सकता है, ठीक है। तो हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड जो होगा वो किस किस से हो सकता है? वो आपके लंग से हो सकता है, आपके गम से हो सकता है, आपके टंग से हो सकता है, ठीक है, आपके किसी प्रकार का कोई वुंड है उससे हो सकता है, इंट्रा एब्डोमिनल जो आपका इन्फेक्शन है उससे हो सकता है, या फिर आपके हार्ट से हो सकता है, ठीक है। ये हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड होने की संभावना है, ठीक है, आपके हार्ट से हो सकता है। तो ये हिमेटोलॉजिकल स्प्रेड इनके द्वारा ट्रांसमिशन होता है। जो पस हुआ या जो इन्फेक्शन है उसका क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? ब्रेन टिश्यूज़ में। उसी इन्फेक्शन को अपन ने क्या नाम दे दिया है? उसी इन्फेक्शन को अपन ने ब्रेन एब्सेस नाम दे दिया है, ठीक है। अब बात करें अपन इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स की, तो इसका पहला सिम्टम क्या हो जाएगा? इसका पहला सिम्टम हो जाएगा जो अपना इंट्रा एब्डोमिनल फंक्शंस हैं उनमें क्या हो जाएगा? अल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा एब्डोमिनल जो फंक्शंस हैं उनमें अल्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या आप मान सकते हो आप? अल्ट्रेशन इन इंट्राक्रेनियल फंक्शंस, ठीक है, इंट्राक्रेनियल फंक्शंस में अल्ट्रेशन हो जाएगा। तीसरा इसमें आप क्या मान सकते हो? मॉर्निंग हेडेक मान सकते हो, ठीक है। हेडेक होता है लेकिन यूजुअली वो मॉर्निंग में होता है, तो मॉर्निंग हेडेक जो है वो इसका सिम्टम हो गया। तीसरा हो गया इन्फेक्शन। तो ये इसके मोस्ट कॉमन जो है वो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। इंट्राक्रेनियल फंक्शन अल्ट्रेशन, दूसरा हो गया मॉर्निंग हेडेक, और तीसरा हो गया इन्फेक्शन। ये तो क्या हो गए इसके मोस्ट कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो कि इसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इनके अलावा क्या हो सकता है? इनके अलावा आपका कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अगर इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली फीवर हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। कई बार इन्फेक्शन की वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है, ठीक है, वॉमिटिंग इसमें हो सकती है। या फिर आप ये बोल सकते हो ज़्यादा अगर वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को तो उसके वीकनेस आ सकती है, ठीक है। तो ये जो है वो नॉर्मल सिम्टम्स हैं। कन्फ्यूजन हो गया, फीवर हो गया, वॉमिटिंग हो गया या वीकनेस हो गया। इसके अलावा जो अपना विजन है वो डिक्रीज हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज्ड विजन जो है वो डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा जो है वो आपके बिहेवियरल चेंजेस इसमें हो सकते हैं। जो आपका बिहेवियर है वो इन्फेक्शन जो ब्रेन टिश्यूज़ हैं उनके कारण क्या हो सकता है? बिहेवियरल चेंजेस हो सकता है, चेंज इन बिहेवियर। इसके अलावा क्या हो सकता है? समटाइम्स इसमें सीजर्स भी देखने को मिलते हैं पेशेंट में, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार के ट्रीमर्स इसमें हो सकते हैं, और जो आपका कॉन्शियस लेवल है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो जो ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो हमेशा नर्वस सिस्टम में कॉमन रहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं बोलूँगा डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर अपने नर्वस सिस्टम की कोई भी डिजीज़ कंडीशन है तो डेफिनेटली उसमें जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो डिक्रीज होगा या उसमें अल्ट्रेशन होगा। एक शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो, अल्ट्रेशन, ठीक है। किसी भी प्रकार का अल्ट्रेशन इसमें हो सकता है, ठीक है। ट्रीमर्स इसमें उत्पन्न हो सकते हैं। अब इसमें बात करें अपन इन्वेस्टिगेशन की, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले इन्वेस्टिगेशन की, तो आप सब लोगों को पता है 2 इन्वेस्टिगेशन तो मैंने बार बार मैं रिपीट करता हूं।
कॉमन है, कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। दूसरा अगर आप इसमें बात करो आप, तो इसमें आप चेस्ट एक्सरे कर सकते हो, चेस्ट एक्सरे कर सकते हो। तीसरा अगर इसमें आप जाओ तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी आप इसमें कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें जाएं तो आप एमआरआई और सीटी स्कैन भी इसमें परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। सीबीसी आप इसमें कर सकते हो। तो ये कुछ इसके इन्वेस्टिगेशंस हैं जो आप कर सकते हो ब्रेन एब्सेस में। ठीक है। कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन सब में कॉमन होता है। उसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे इसमें कर सकते हो। ठीक है। किसी भी प्रकार का आप इसमें इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कर सकते हो। कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी या ब्लड कल्चर आप इसमें कर सकते हो क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है। एमआरआई सीटी स्कैन आप इसमें कर सकते हो। तो ये कुछ इसके इन्वेस्टिगेशंस हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अपन इसके मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। ठीक है। तो इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। अपना मोड ऑफ ट्रीटमेंट जा रहे हैं अपन मोड ऑफ ट्रीटमेंट में। तो सबसे पहली बात अगर अपनी होगी तो वो ये होगी कि भी अपना जो प्राइमरी उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि जो इन्फेक्शन है उसको फर्दर फैलने से रोका जाए। ठीक है। दूसरा उसको ट्रीट किया जाए और उस जो एब्सेस है या जो पस फॉर्मेशन है उसको अपने को रिमूव किया जाए। तो ये अपने ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होंगी जिनको अपन प्रायोरिटी वाइज देंगे। आपको पता है इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में कौन सी थेरेपी दी जाती है, इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें क्या हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, सर्जिकल इंसिजन। सर्जिकल इंसिजन के द्वारा आप जो है वो उस पस फॉर्मेशन को रिमूव कर सकते हो। ठीक है। तीसरी बात, जो अपने पास एब्सेस है उसको आप क्या कर सकते हो, एस्पिरेट कर सकते हो या एस्पिरेशन ऑफ एब्सेस। ठीक है। एस्पिरेशन ऑफ एब्सेस भी आप कर सकते हो। इसके अलावा सॉरी, आप इसमें कुछ एंटी सीजर ड्रग्स भी दे सकते हो। ठीक है। जैसे फेनिटोइन हो गया। जैसा मैंने बताया आपको कि इसमें सीजर्स उत्पन्न होते हैं तो एंटी सीजर जो ड्रग्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फेनिटोइन। फेनिटोइन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है सीजर्स में। ठीक है। तो इनको आप जो है वो यूज़ में ले सकते हो। ठीक है। ये होगी आपकी मोड ऑफ ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक थेरेपी, सर्जिकल इंसिजन आप कर सकते हो, एस्पिरेशन ऑफ एब्सेस कर सकते हो, एंटी सीजर ड्रग्स जैसे फॉर एग्जांपल फेनिटोइन आप इसमें दे सकते हो। ठीक है। अब इसका एक सर्जिकल मैनेजमेंट है छोटा सा जिसका नाम है क्रेनियोटोमी। ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो है वो अपन इसको परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन अगर सर्जरी की अपने को ज़रूरत पड़ी तो अपन क्रेनियोटोमी इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। छोटी सी डिजीज़ कंडीशन है, बहुत कॉमनली जो है वो इसमें कोई जैसे विशेष आपको ध्यान में रखने वाली बात है नहीं। ठीक है। एक बार अगर आप इसको रीड करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि भैया हाँ ये इस प्रकार की डिजीज़ कंडीशन है, छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट डिजीज़ कंडीशन है जिसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, एब्सेस या पस फॉर्मेशन हो रहा है ब्रेन टिश्यूज़ में। ठीक है। किस प्रकार से इसकी इटियोलॉजी है, किस प्रकार से इसके रिस्क फैक्टर्स थे, किस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स उत्पन्न हो रहे हैं और कौन सा मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो अपन इसमें यूज़ में ले सकते हैं, इसके बारे में अपन ने शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से चर्चा कर ली। ठीक है। नोट्स आपके पास हैं नहीं है तो मैं वापस से प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।